चलो लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर रहे थे हम वाटर डिमांड। वाटर डिमांड में क्या क्या हो गया था, सारी डिमांड बता दी थी आपको। सबसे पहली डिमांड कौन सी बताई थी? डोमेस्टिक वाटर डिमांड। डोमेस्टिक के बाद इंडस्ट्रियल, इंस्टीट्यूशनल, चौथा बताया था आपको वाटर फॉर पब्लिक यूज़, पांचवा बताया था फायर डिमांड। ये सारी डिमांड बताई थी। अब इनके अलावा भी एक डिमांड और होती है, वो डिमांड्स में काउंट कर लेते हैं, जैसे लॉसेस। अब लॉसेस भी तो होंगे इसके अंदर, तो उसको भी कंसिडर करके चलेंगे हम लोग भी, कितना लॉस हो गया, तो वो सारी कहानी भी लेके चलेंगे। तो डोमेस्टिक हो गया था, इंडस्ट्रियल हो गया था, इंस्टीट्यूशन हो गया था, वाटर फॉर पब्लिक यूज़, फायर डिमांड, ये सारी डिमांड हो गई थी। और फायर डिमांड में भी अलग अलग फॉर्मूले बता दिए थे। पहला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मैनुअल बताया था आपको, फ्री मैन बताया था, नेशनल बोर्ड ऑफ अंडरराइटर बताया था, बोस्टन बताया था, और अपना कचलिंग बताया था, अपना लास्ट में एरिया को कंसिडर कर लिया था, रियकरेंस को। तो वो फॉर्मूला भी आपको सारा डिस्कस कर लिए थे हमने। तो नेक्स्ट है अपना, नेक्स्ट है लॉसेज एंड थेफ्ट। नेक्स्ट इज लॉसेज एंड थेफ्ट। हाँ 6 नंबर डाल, लॉसेज एंड थेफ्ट। इसके लिए 2 लाइन लिख लो, खत्म करते हैं इसको। लॉसेज एंड थेफ्ट। अब ये वो वाटर है जो वेस्ट होता है। अब वेस्टेज कितनी होती है? वेस्टेज किसकी वजह से होती है? लीकेज के कारण। अब जितना बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होगा उतनी ज़्यादा लीकेज भी होगी। तो लॉसेज एंड थेफ्ट मतलब जो लॉसेज हो रहे हैं हमारे। तो लिखिए इसमें, इट इज़ द अमाउंट ऑफ वाटर, इट इज़ द अमाउंट, इट इज़ द अमाउंट ऑफ वाटर wasted out due to leakage, wasted out due to leakage, जो लीकेज के कारण वेस्ट हुए उसको बोल दिया। इट में एंटर्ड, इट में एंटर्ड 10 to 15% ऑफ टोटल डिमांड, 10 to 15% ऑफ टोटल डिमांड। 10 से 15% कॉन्ट्रीब्यूशन होता है इसका वेस्टेज में। हो गया। हैंस टोटल डिमांड, हैंस टोटल डिमांड इंक्लूड्स, अब वैल्यूज बताना सारी, कल सारी वैल्यू बताई थी ना आपको, लिख लिया इतना। अब सारी डिमांड को कौन सी थी? सबसे पहले डोमेस्टिक पड़ी थी, डोमेस्टिक डिमांड। उसके बाद इंडस्ट्रियल वाटर डिमांड। उसके बाद इंस्टीट्यूशनल, उसके बाद डोमेस्टिक, इंडस्ट्रियल, इंस्टीट्यूशनल, वाटर फॉर पब्लिक यूज़। उसका लॉसेज बस यही बताया। हाँ फायर डिमांड रह गया था, फायर डिमांड एंड लास्ट लॉसेस। ये सारी वैल्यूज, इसकी वैल्यू बताओ। सबसे पहले डोमेस्टिक में कितनी बताई थी आपको? 50 से 60 कहाँ से आ गया? 135 225 थी। क्या कर रहे हो भाई? 135 से किस में थी ये? LPCD में। इंडस्ट्रियल बताओ 50 से 450, सारी याद करनी है। इंस्टीट्यूशनल में 20 से 50। वाटर फॉर पब्लिक यूज़ ये था 10 से 20। और फायर डिमांड 1 LPCD, और ये था 10 to 15%। ये टोटल डिमांड आ गई। अब टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये टोटल वैल्यू आती है अपनी 250 से 350। टोटल कर लेना बेशक। ये अगर आपसे पूछता है भी टोटल डिमांड होती कितनी है, 250 से 350। अच्छा, हिसार में रो वाटर स्कीम है क्या? रो वाटर पढ़ रहे हैं ना हम लोग। हिसार में है क्या? हिसार से रहने वाले हो, मुझे तो पता होगा। हिसार में पानी कहाँ से आ रहा है? यहाँ पड़ोस से।
वहाँ से सर मालूम कॉलोनी मारू कॉलोनी से। अच्छा, वो मेन सोर्स है उसका। वो नहीं सर, मेन सोर्स सोर्स की लाइफ कितनी होती है? सोर्स, अरे कल सारी कहानी बताई थी, कहाँ से स्टार्ट किया था? सोर्स से स्टार्ट किया था। सोर्स मतलब कोई रिवर होगी, कोई ना डैम होगा, कुछ ना कुछ होगा जहाँ से पानी आ रहा होगा, वहाँ से पाइप निकालेंगे। पाइप के बाद कहाँ जाएगा? पंप करेंगे उसको। पंप के बाद क्या किया था? वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में, ट्रीटमेंट प्लांट से फिर पाइप से जाएगा सर्विस रिजर्वियर, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो हिसार के अंदर रो वाटर स्कीम है क्या? अब पता है, हर एक अपने अपने शहर में, अब आपको पता है बहुत कम रो वाटर स्कीम बहुत सारे कम शहरों में लगा पाए हैं, क्योंकि कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा आती है इसके अंदर। लाइक 50 करोड़ 70 करोड़ इतनी कॉस्टिंग आती है। अब ये पैसे सरकार तो दे नहीं पाएगी, समझ रहे हो? तो इनको फंडिंग करनी पड़ती है। फंडिंग मतलब लोन लेना पड़ता है। अब लोन लेंगे, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट देखेंगे कम से कम है तो जल्दी से जल्दी उसको यूज़ करेंगे, उसकी डिज़ाइन लाइफ उसी पर डिपेंड कर देंगे उसको। अब रो वाटर स्कीम अपने हिसार में है अपनी। अब सिरसा को भी हिसार ही देता है पानी। जो रो वाटर स्कीम है वो हिसार से जाता है, सिरसा हिसार डिवीज़न में ही आता है सिरसा भी। एक गुड़गांव में है, एक सोना में है, सोना है ना, सोना, हाँ यमुनानगर में सोना में है। तो बहुत सारे ऐसे एरिया हैं जहाँ पे रो वाटर स्कीम जनरेट ही नहीं हो पाती, क्योंकि पैसा ही नहीं होता इतना। तो बहुत कम शहरों में होती है रो वाटर स्कीम, जो हम पढ़ रहे हैं। तो आपको एक पिक्चर क्लियर कर रहा हूँ कल वाली, भाई जो रो वाटर स्कीम है, जो मैंने कहा था अपने अपने शहर को देख लेना भी होती है क्या नहीं है। तो हिसार के अंदर तो है पड़ी, ठीक है। उसका खर्चा आया था 42 करोड़। तो आप पढ़ के देख लेना, वो होगा, ऑनलाइन मिल जाएगा आपको। तो कौन संभाल रहा है उसको, कौन सी कंपनी है, तो अलग अलग कंपनीज उसको संभालती हैं, तो एक कंपनी को दे देते हैं। तो अलग अलग लाइफ होती है सोर्स की भी। अब जहाँ से पानी लेना है आपको, जहाँ से पानी लेना है, तो उसका लाइफ तो ज़्यादा ही होनी चाहिए। अब ये थोड़ी है आज ये सोर्स ले लिया, 10 साल बाद फिर दोबारा चेंज करूँ। एक ऐसा सोर्स होना चाहिए जो आगे, जिसकी लाइफ 100 साल तक भी है बड़ी। तो मतलब 50 साल तक मुझे कम से कम पानी लेना है, तो सोर्स की लाइफ 50 साल लेके चलते हैं। तो ये डिज़ाइनिंग होती है सारी सारी। तो जो डिज़ाइनिंग है उसी पे काम कर रहे हैं हम लोग। तभी उसी के लिए हमें सबसे पहले वाटर डिमांड पता होनी चाहिए, भी कितनी डिमांड है, उसी अकॉर्डिंग हम रो वाटर स्कीम लगाते हैं। ठीक है, चलो आगे देखते हैं, अभी बता दूंगे सारा। नोट कर लिया सारा? 250 से ये आ गया सारा। नेक्स्ट, अब कहता है ये जो डिमांड है, अब ये डिमांड है कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करती है। वो फैक्टर्स कौन कौन से हैं जिस पर डिपेंड करेगी? कौन कौन से फैक्टर होंगे? जो ये वाटर की डिमांड है, ये रो वाटर स्कीम के लिए जो वाटर डिमांड है, ये किस पे डिपेंड करेगी? सबसे पहले किस पे डिपेंड करेगी? पॉपुलेशन पे कर सकती है, भाई पॉपुलेशन कितनी है इसकी। अच्छा, और साइज ऑफ द सिटी। साइज मतलब, अच्छा साइज ऑफ सिटी किससे रिलेटेड है? अगर साइज ऑफ सिटी बड़ी है तब क्या होगा? वाटर डिमांड ज़्यादा होगी। क्यों? अच्छा, मतलब ऐसा बोल रहे हो आप, ऑस्ट्रेलिया का एरिया यूपी से 5 गुना ज़्यादा है। ऑस्ट्रेलिया का एरिया यूपी से 5 गुना ज़्यादा है, बट यूपी का पॉपुलेशन 5 गुना ऑस्ट्रेलिया से ज़्यादा है। वो स्टेट है, वो कंट्री है। अब साइज ऑफ सिटी ऑस्ट्रेलिया, मतलब कंट्री लगा लो, साइज ऑफ कंट्री ज़्यादा है, क्या उसमें पॉपुलेशन भी ज़्यादा है? तो पॉपुलेशन में कोई डिपेंडेंट नहीं होती, ये सवाल भी बन जाता है। तो साइज़ ऑफ सिटी पॉपुलेशन में बिल्कुल डिपेंडेंट नहीं है। तो साइज़ ऑफ सिटी जब ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, तो पानी की जो सप्लाई होगी वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बहुत बड़ा हो जाएगा, वहाँ पे लॉसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो लॉसेस ज़्यादा हो जाएंगे तो डिमांड ज़्यादा हो जाएगी। ये नहीं पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाएगी, ऐसे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ऐसे तो समझ रहे हो बात? अच्छा, और किस पे डिपेंड करेगा? और किस पे डिपेंड करेगा? टाइप ऑफ सीवेज सिस्टम पे। टाइप ऑफ सीवेज सिस्टम क्या होता है? जैसे वाटर बेस्ड है या ड्राई है, तो वाटर बेस्ड है तो वहाँ पे डिमांड ज़्यादा होगी, ड्राई है तो वहाँ पे कम हो जाएगी। तीसरा, वो किस पे डिपेंड करेगा? क्लाइमेटिक कंडीशन पे। अब कुछ एरिया गर्म रहते हैं, कुछ एरिया ठंडे रहते हैं। मतलब अगर वो गर्म है वहाँ पे डिमांड ज़्यादा हो जाएगी, अगर ठंडे हैं तो डिमांड कम हो जाएगी। अच्छा, और किस पे डिपेंड करेगा? और इंडस्ट्रियलाइजेशन, कल बताया था, जहाँ पे इंडस्ट्री ज़्यादा होंगी वहाँ पे वाटर की डिमांड क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। ये भी हो गया। और रह गया अपना, पॉपुलेशन का अलग से बोल सकते हो, बट साइज ऑफ सिटी पॉपुलेशन नहीं बोल सकते आप। वो रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन बोल सकते हो, जहाँ पे ज़्यादा होगी वहाँ पे डिमांड ज़्यादा हो जाएगी, वो अलग बात है। बट साइज ऑफ सिटी में ये नहीं कह सकते साइज ऑफ सिटी ज़्यादा, रेट ऑफ पॉपुलेशन ज़्यादा, तो ये अलग बात हो जाएगी। दूसरा, और कौन सा है? क्वालिटी ऑफ वाटर। जहाँ पे पानी साफ ज़्यादा आता है वहाँ पे क्या होगी? वहाँ पे क्या होगा? क्वालिटी ऑफ वाटर अच्छी है तो क्या होगा?
क्वालिटी अच्छी है, तो डिमांड डिमांड से रिलेटेड नहीं करते, डिमांड तो जितनी है उतनी रहेगी, क्वालिटी का क्या मतलब है? जितना आपको पानी चाहिए वो तो उतना ही रहेगा। तो अब क्वालिटी ऑफ वाटर डिपेंड करते हैं कंजप्शन पे। अब कंजप्शन क्या है, अगर अच्छा मान लो आप जैसे राहुल गया आरओ से पानी भरने, आरओ से पानी उसने क्या किया, चलाया, देखा यार पानी के अंदर तो सॉलिड आ रहे हैं कुछ, वो फेंक देगा उसको, फिर दोबारा भरेगा, फिर देखा दोबारा सॉलिड आ रहे हैं, आप क्या करोगे, फिर दोबारा फेंक दोगे, फिर दोबारा भरोगे, वो यार सॉलिड है इसमें, तो आप सारे घर को कह दोगे भैया कोई पानी यूज़ नहीं करेगा इसमें से। समझ रहे हो बात? तो क्वालिटी ऑफ वाटर अगर अच्छी होगी तो कंजप्शन अच्छी होगी, डिमांड पे कोई मतलब नहीं है, जो डिमांड है वो है बड़ी। ठीक है, अच्छा और कौन सा रह गया अपना प्रेशर। अगर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का प्रेशर ज़्यादा है तो किस पे डिपेंड करेगा प्रेशर? प्रेशर आपका ज़्यादा है तो डिमांड क्या हो जाएगी? अब प्रेशर भी दो टाइप पे डिपेंड करता है। अब या तो पानी आता है 24 घंटे या पानी आता है 2 घंटे, दो टाइप होता है, एक बोलते हैं इंटरमिटेंट टाइप, एक बोलते हैं कॉन्टीन्यूस टाइप। अगर इंटरमिटेंट टाइप है मतलब आपका 2 घंटे के लिए पानी आ रहा है दिन के अंदर, अगर 2 घंटे के लिए पानी आ रहा है तो उसी टाइम आप पानी को आप कम से कम बचाओगे। अच्छा डिस्चार्ज किस में ज़्यादा होगा, कंटिन्यूस में या इंटरमिटेंट में? अब जो पानी 24 घंटे में आना है वो 2 घंटे में सप्लाई करना है, तो डिस्चार्ज किस में ज़्यादा हो जाएगा? इंटरमिटेंट का। वैसे एक सवाल बन गया, वैसे आपको बता दिया। तो दो टाइप की सप्लाई होती है, एक तो इंटरमिटेंट टाइप, एक कंटिन्यूस टाइप। अगर कंटिन्यूस टाइप है वहाँ पे डिस्चार्ज कम होगा, बट वेस्टेज क्या होगी उसमें? ज़्यादा होगी। 24 घंटे पानी आ रहा है, खुला बरत रहे हो आप अपना, समझ रहे हो, तो वही बात है। नेक्स्ट टाइप ऑफ जेंट्री मतलब लिविंग स्टैंडर्ड। अगर लिविंग स्टैंडर्ड बहुत ज़्यादा हाई है आपका तो क्या होगी, तो क्या होगा, वाटर की डिमांड क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। क्यों? वो जो बाल्टी से नहाते हैं तो शावर से नहाने लग जाएंगे, ज़्यादा वेस्ट करेंगे, तो डिमांड वहाँ पे ज़्यादा होगी। जहाँ पे भी क्या होगा, जहाँ पे लिविंग स्टैंडर्ड ज़्यादा हाई होगा। तो ये सारी कहानियाँ ये सारी लिख लेते हैं हम लोग। ठीक है, चलो करो फटाफट से 2 लाइन लिख लो। नेक्स्ट लिखो फैक्टर्स। फैक्टर्स अफेक्टिंग नहीं, डिमांड अफेक्टिंग द फैक्टर्स। डिमांड अफेक्टिंग दी फैक्टर्स, या वो फैक्टर्स जो डिमांड को अफेक्ट कर रहे हैं। फैक्टर अफेक्टिंग द डिमांड लिख लो यार। फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड। सबसे पहले क्या बताया था? साइज ऑफ सिटी। लिखो इसमें, बता दिया सारा, डायरेक्ट लिखवा रहे, 2 लाइन लिख लो उसमें। लिखिए इसमें, बिगर इज द सिटी, बिगर इज द सिटी, मोर इज द डिमांड। मोर इज द वाटर डिमांड। ये डिमांड कौन सी होगी? मोर इज द वाटर डिमांड। and more water required for the public use, water required for the public use and more is the losses। एक ही में लिखवा दिया सारा, more is the losses लिखो इसको। नेक्स्ट सेकंड है आपका टाइप ऑफ सीवरेज सिस्टम। टाइप ऑफ सीवरेज सिस्टम। फॉर ए सिटी having water based सीवरेज सिस्टम, वाटर बेस्ड सीवरेज सिस्टम, फॉर अ सिटी हैविंग वाटर बेस्ड सीवरेज सिस्टम हैविंग मोर वाटर डिमांड। कौन सी वाटर डिमांड होगी ये? कि कौन सी वाटर डिमांड होगी? डोमेस्टिक। नेक्स्ट लिखिए
थर्ड, extent of industrialization, extent of industrialization. More is the extent, more is the extent of industrialization, more is the water demand, more is the water demand. चौथा, हायर लिविंग डिमांड, या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टाइप ऑफ जेंट्री या लिविंग स्टैंडर्ड. हायर इज द लिविंग स्टैंडर्ड, इसको जेंट्री भी बोलते हैं. जेंट्री, कभी जेंट्री आ जाए तो कंफ्यूज मत होना. हायर इज द लिविंग स्टैंडर्ड, मोर इज द वाटर डिमांड, more is the water demand. पांचवा लिखिए क्लाइमेटिक कंडीशन. क्लाइमेटिक कंडीशन, क्लाइमेटिक कंडीशन. सो इसमें लिख सकते हो आप, वार्मर इज द क्लाइमेट, warmer is the climate, higher is the demand. जहाँ पे warm होगा and vice versa. देखिए इसको. नेक्स्ट, नेक्स्ट लिखो सिक्स्थ, कोस्ट ऑफ वाटर, या बोल सकते हो मीटर्ड कनेक्शन, जहाँ पे मीटर लग जाते हैं. मीटर्ड कनेक्शन. अब जहाँ पे कोस्टिंग या मीटर लगा दिया अपने, वहाँ पे क्या होगा, अब जहाँ पे डिमांड से रिलेटेड नहीं, कंजप्शन से है ये. हायर इज द कोस्ट, हायर इज द, अब डिमांड तो जितनी है उतनी रहेगी, जितना आपको यूज़ करना है उतना यूज़ करोगे, कंजप्शन भी बात आ जाएगी. आप खर्च करना कम कर दोगे, डिमांड तो उतनी है आपकी, कम करना कर दोगे इसको. हायर इज द कॉस्ट ऑफ वाटर, हायर इज द कॉस्ट ऑफ वाटर, लेसर इज द कंजप्शन. लेसर इज द कंजप्शन. हो गया. नेक्स्ट, सेवंथ लिख लिया क्या? सेवंथ लिखो क्वालिटी ऑफ वाटर. बेटर इज द क्वालिटी, बेटर इज द क्वालिटी. इस पे ना स्टार लगा देना, उस पर भी स्टार लगा लो, क्योंकि वो डायरेक्ट डिपेंडेंट नहीं है. किस पे नहीं है? डिमांड पे. जो डायरेक्ट डिपेंडेंट नहीं है वैसे स्टार लगा दिया उस पर. तो नेक्स्ट लिखो क्वालिटी ऑफ वाटर. बेटर इज द क्वालिटी ऑफ वाटर, क्वालिटी ऑफ वाटर एंड मोर इज द कंजप्शन, या आप बोल सकते हो मोर इज द कंजप्शन ऑफ वाटर. चलो, आठवां और कौन सा रह गया? क्वालिटी हो गया. प्रेशर एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. अच्छा, प्रेशर पे कैसे डिपेंडेंट है? प्रेशर बहुत ज़्यादा आता है आपके पानी. प्रेशर मतलब जैसे आप हाथ धोने गए और आधा लीटर पानी लग रहा है, प्रेशर ज़्यादा तो कितना लगेगा? 1 लीटर लग जाएगा. तो प्रेशर की वजह से क्या है, डिमांड बढ़ जाएगी. तो प्रेशर एंड डिस्ट्रीब्यूशन लिखो उसमें. हायर इज द प्रेशर, हायर इज द प्रेशर. आपको तो पढ़ा भी रखा है.
more is the consumption, more is the consumption. चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट लिखिए टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, नाइन्थ लास्ट है, टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इसमें डायरेक्टली लिख रहा हूँ, आपको वो बता दिया मैंने, इंटरमिटेंट और कॉन्टिन्यूस दो होते हैं, ठीक है। इसमें लिखिए इफ द वाटर इज सप्लाइड बाय, इफ द वाटर इज सप्लाइड बाय continuous system, if water is supplied by continuous system, more is the wastage of water, more is the wastage of water as compared to the intermittent type. चलो फैक्टर खत्म हो गए। हो गया। चलो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। उसके लिए थोड़ा सा इमेज बना देता हूँ उसके लिए भी। अब ये सारी कहानी समझ आ गई, ये डिमांड सारी कंप्लीट होगी, डिमांड के फैक्टर भी खत्म हो गए सारे। अब नेक्स्ट करना है हमें डिज़ाइनिंग। अब नेक्स्ट फैक्टर है डिज़ाइनिंग। अब कहता है डिज़ाइनिंग किस बेस पे करते हो आप लोग, वो कंसिडर करना है। लाइक मान लो साल के अंदर 10 दिन है, 10 दिन मान लो कोई भी साल में। अच्छा 10 दिन है तो कोई भी वैल्यू ले लो इसमें, मतलब एक साल 10 दिन का ही मान लेती हूँ, वैसे तो वैल्यू लिखी नहीं जाएगी ना। तो मान लो कोई भी वैल्यू, जैसे 100, 300, फिर 50, फिर 400, 700, 800, 850, 50, उसके बाद 70, कितने हो गए? ऐसा करते हैं 2000 ही ले लेते हैं। ऐसा करो 2000 ले लेते हैं, एक बार दोबारा से करते हैं। शुरू से शुरू करता हूँ। 100, 200, 300, 250, 350, 550, 1, 2, 3, 4, 5, 6, कितने हो गए? 300, 600, 800 और 3, 1100, 1200, 1750, 1750 लिख लो। 100 कितने हो गए? 1850, फिर 150, कितने हो गए वैल्यू? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ही हुई हैं। तो चलो 8 ले लो, कोई बात नहीं, साल में 8 दिन मान लो। टोटल कितने हो गई? टोटल समेशन करो, कितनी आ गई? टोटल समेशन आ गई 2000। अब दिन कितने हैं? अब आपने कहा ये साल की मैंने अलग अलग डिमांड निकाली और अलग अलग दिन को सबको प्लस कर दिया। एक साल की डिमांड आ गई, कितनी आ गई? 2000 आ गई आपकी, ठीक है। 2000 लीटर आ गई पूरे साल की, ठीक है। अच्छा इसकी एवरेज निकालो, एवरेज कितनी हो जाएगी इसकी? 8 से भाग करना 2000 को, 2000 को 8 से भाग करो, कितनी आ जाएगी? 8 दूनी 16, 4 दूनी 4, 0, 250 आ गई, 250 आ गई। इसकी एवरेज आ गई 250। मतलब अगर मैं एवरेज वैल्यू ले लूँ 250, 250, 250, 250, 250, 250, 250 और 250, मतलब ऐसे ही होगा एवरेज लूँगा तो। मतलब हर दिन की डिमांड 250 रही होगी, इसका मतलब समझ रहे हो बात। अब अगर मैं डिमांड कर दूँ, अगर ये इस डिमांड के लिए डिज़ाइन कर दिया तो क्या रो वाटर स्कीम चल पाएगी मेरी? अगर मैं एवरेज के लिए मैंने उसको डिज़ाइन कर दिया, क्या वो चल पाएगी? अच्छा अब ये कब चल पाएगी, कब नहीं चल पाएगी? एक बार रुकना यार।
टोटल डिमांड कितनी आ गई आपकी, 2000 की डिमांड है, पूरे साल के अंदर 2000 की डिमांड है। अब 2000 को मैंने कहा एवरेज निकालो कितनी आ गई, हर दिन की 250 की डिमांड थी। अब मैंने कहा जिस दिन डिमांड कम है उस दिन के लिए तो बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, पानी पूरा आ रहा है। अच्छा, जिस दिन डिमांड 550 होगी तो उस दिन 250 पूरी कर पाओगे क्या? तो रो वाटर स्कीम क्या है, कभी भी एवरेज के लिए डिमांड होती नहीं है, एवरेज के लिए डिज़ाइन होती नहीं है। तो किसके लिए डिज़ाइन होती है वो स्टडी करेंगे, ठीक है। तो हम इसमें इसके आगे एक पॉइंट लिख सकते हैं, तो रो वाटर स्कीम कैन नॉट बी डिज़ाइन फॉर एनुअल एवरेज डिमांड। भाई एवरेज के लिए तो डिमांड होती है, एनुअल मतलब एक साल का हो गया, एवरेज मतलब एवरेज बता दिया आपको, तो एवरेज के लिए तो डिमांड, एवरेज के लिए कभी भी डिज़ाइन नहीं होगी। ये सवाल आता है तो मतलब कभी भी डिज़ाइन नहीं होती इसके लिए। तो किसके लिए डिज़ाइन होती है वो स्टडी करेंगे हम। अब इसकी स्टडी करने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें फ्लक्चुएशन देखनी होती है, भाई कितनी फ्लक्चुएशन है। तो फ्लक्चुएशन के लिए सारा स्टडी करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक मेरा यही है। चलो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ये लिखना लिख लो, नहीं तो करें स्टार्ट। करें स्टार्ट। चलो फर्स्ट पॉइंट लिखिए इसके लिए, फर्स्ट पॉइंट लिखिए, नेक्स्ट टॉपिक है मेरा डिजाइनिंग ऑफ रो वाटर। डिजाइनिंग ऑफ रो वाटर is not done for annual average demand, as it would not be capable of fulfilling the demand when it is more than average। ये जो आपको बताई थी हिंदी में वो सारी इंग्लिश में लिख दी। It would not be capable of fulfilling the demand when it is more than average। ये क्या कर दिया, सब अपने आप ही होता है क्या? चलो कोई नहीं। हो गया। नेक्स्ट, हेंस फॉर डिजाइनिंग द water demand, hence for designing the row water scheme, hence for designing the row water schemes, fluctuation must be known, fluctuation must be known, fluctuation must be known। अब फ्लक्चुएशन क्या होती है वो बता दो। ओके, नेक्स्ट फ्लक्चुएशन, इसके आगे लिखो फ्लक्चुएशन क्या है। here fluctuation signifies how many times the maximum demand is more than average demand। is more than average demand, इसको बोलते हैं। और minimum demand is less than average demand। ये समझो इसको क्या है।
अब यहाँ पे कहता, यहाँ पे फ्लक्चुएशन किसको शो कर रहा है? फ्लक्चुएशन बता रहा है कितने गुना मैक्सिमम डिमांड ज़्यादा होगी किससे? एवरेज डिमांड से। या उसको बोल सकते हैं या मिनिमम डिमांड कितनी कम होगी किससे? एवरेज डिमांड। उसी को बोलते हैं फ्लक्चुएशन जनरल लैंग्वेज, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं फ्लक्चुएशन। तो यहाँ पे मैंने बताया भी आपको डिज़ाइन, अगर आपको रो वाटर स्कीम डिज़ाइन करनी है तो उसके लिए हमें फ्लक्चुएशन सबसे पहले पता होनी चाहिए। अब फ्लक्चुएशन क्या होती है वो बता दिया भी मैक्सिमम डिमांड कितनी ज़्यादा है किससे? एवरेज डिमांड से। या मिनिमम डिमांड कितनी कम है किससे? एवरेज डिमांड से। तो उसको अगर मैं मैथमेटिकली लिखूँ, फ्लक्चुएशन किसका आ जाएगी? क्यू ऑफ मैक्सिमम डिमांड टू दी क्यू ऑफ एवरेज डिमांड, या क्यू ऑफ मिनिमम डिमांड टू दी, या ऊपर आएगा वो, उल्टा लिख दिया क्योंकि वो ज़्यादा है ना। सो क्यू ऑफ एवरेज डिमांड टू दी क्यू ऑफ मिनिमम डिमांड। समझ गए? मतलब अल्टीमेटली मैं बोल सकता हूँ क्यू मैक्सिमम कितना ज़्यादा है किससे? क्यू एवरेज से। या ऐसा बोल सकता हूँ क्यू एवरेज कितना ज़्यादा है क्यू मिनिमम से, या दूसरी भाषा में क्यू मिनिमम कितना कम है क्यू एवरेज से। ये सारी बात है। तो ये मेरा फॉर्मूला बन गया फ्लक्चुएशन का। चलो फ्लक्चुएशन देख लेते हैं। एक डायग्राम बना रहा हूँ फ्लक्चुएशन का, लिख लो उसको। एक डायग्राम के थ्रू शो कर लीजिए इसको। दिस इज दी फ्लक्चुएशन, ओ सॉरी डिमांड और फ्लक्चुएशन। डिमांड बना दी मैंने, ये वेरिएशन दिखा रखी है। दिस इज दी, क्या हो रहा है? डिस्चार्ज दिखा दिया और ये आपको टाइम दिखा दिया, ये फ्लक्चुएशन दिखा रखी है। अब टाइम मतलब मॉर्निंग, सुबह उठे हम, सबसे ज़्यादा पानी आ रहा है कितने बजे? 6 से 8, 6 से 8 AM। अच्छा, उसके बाद फिर दोपहर में क्या होती है? कम हो जाती है। शाम को फिर से दोबारा थोड़ी डिमांड बढ़ जाती है। कितनी? 6 से 8 PM, ये AM। ये एक डायग्राम बना लो। ये एक दिन की डिमांड है। मतलब ऐसे ऐसी कितनी डिमांड होगी हमारे पास अगर पूरे साल की है तो? 365 वेरिएशन हो जाएंगी ये। मतलब ऐसे मान लो कोई भी दिन है, लाइक आपका कोई जन्मदिन है, उसी दिन की ये डिमांड निकाल रखी है। कोई भी लगा लो दिन, समझ गए? तो उस डिमांड की वेरिएशन दिखा रखी है, ठीक है। कोई भी एक दिन ले लिया जिस दिन मैक्सिमम होगी, उस दिन आपका जन्मदिन है, बाई चांस हो गया, तो उसमें आपको वेरिएशन दिखा रखी है। तो ये तो होता ही है, तो डिमांड बढ़ जाती है। चलो नेक्स्ट। अब कहता है यार, अब कहानी बतानी है अपने को भी, तो डिज़ाइन करते किसके लिए है वो सारी कहानी देखनी है। अब ऑब्जर्वेशन के बेस पे मेरा एक फॉर्मूला आया मेरे पास, जो आपकी मैक्सिमम डेली डिमांड है। जो आपकी मैक्सिमम डेली डिमांड है वो 80% ज़्यादा होती है किससे? एनुअल एवरेज डेली डिमांड। ये बात आ गई, मैक्सिमम डेली डिमांड। अभी निकाली थी अपन ने। अब 550 जो है, समझ रहे हो, वो 250 से ज़्यादा कितनी है? वो 80% ज़्यादा है। वो एक ऑब्जर्वेशन के बेस पे ले लिया। 1.8 टाइम्स होता है किसका? एनुअल एवरेज डेली डिमांड। अब मैक्सिमम डेली डिमांड का मतलब समझ रहे हो? अब ये वो डिमांड है पूरे साल के अंदर जिस दिन मैक्सिमम रही होगी। मैंने वही बोला ना, आपका जो जन्मदिन है भाई, उस दिन आपका कोई भी दिन मान लो, उसको क्या मान लो? उसको होली का दिन मान लो, सबसे सही होली का दिन है भाई। होली का दिन था जिस दिन सबसे ज़्यादा डिमांड रही होगी, तो वो मैक्सिमम डेली डिमांड, मतलब ये वो डिमांड हो गई जिस दिन मैक्सिमम रही होगी। ये होली का दिन हो गया, उसमें 1.8 टाइम किसके? एनुअल एवरेज डेली डिमांड के। समझ गई बात? नेक्स्ट लिख लो जरा नोट डाल के, होली का दिन भी लिख लो। चलो, अरे चुप हो जाओ, बस करो, आता है तो चले जाओ। डिमांड ऑफ दैट डे, डिमांड ऑफ दैट डे in a year which is maximum in a year। लिख दिया क्या? डिमांड ऑफ दैट डे इन ए ईयर विच इज़ मैक्सिमम।
is termed as maximum daily demand. चलो लिख लो। हो गया। नेक्स्ट इसी बेस पे निकाला मैंने मैक्सिमम आवरली डिमांड। इसकी जो वैल्यू होती है ये होती है 1.5 टाइम्स ऑफ एवरेज आवरली डिमांड, या बोल सकते हो एनुअल या एवरेज आवरली डिमांड। एवरेज आवरली डिमांड, मैक्सिमम आवरली डिमांड। अब ये मैक्सिमम डे के लिए है। अब यहाँ तक तो कहानी समझ आ गई थी, वो मैक्सिमम दिन है। अब वो उसी की बात करूँगा जो होली वाला दिन है, समझ रहे हो। ऑफ ए मैक्सिमम डे, यहाँ लिख लो ऑफ ए मैक्सिमम डे। मैक्सिमम आवरली डिमांड, आपको सवाल में मैक्सिमम आवरली डिमांड बोलेगा, वो होती किसके लिए, वो मैक्सिमम दिन के लिए, वो होली वाले दिन के लिए, वो आपको दिमाग में रखना है। ये लिख दिया, कहीं भी मेंशन नहीं होगा, सवाल में मेंशन नहीं होगा। तो एवरेज आवरली डिमांड वो भी किसका होगा, ऑफ ए, ये भी किसका होगा, ऑफ ए मैक्सिमम डे, मतलब होली का दिन ही है ये। अब ये देखो, अब किसकी कहानी बता रहा है, कहता अब आवरली की बात आ गई, मैक्सिमम आवरली डिमांड। अब मैं क्या ऐसा बोल सकता हूँ, जिस दिन की बात कर रहा हूँ वो होली का दिन होगा, वो उस दिन की जो वैल्यू होगी वो आपने क्या किया 1.5 टाइम्स होगी एवरेज आवरली डिमांड ऑफ ए मैक्सिमम डे। उस मैक्सिमम डे को 24 से और भाग कर दिया आपने, ठीक है। उसको क्या कर देंगे, उसको 1.5 से गुना कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये वो वैल्यू आ जाएगी, वो मैक्सिमम डे की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो ये लिख लो, ये रिलेशन भी इंपॉर्टेंट है, ये भी रिलेशन इंपॉर्टेंट है, दोनों ऑब्जर्वेशन बेस है। हाँ मैक्सिमम डिमांड आएगी, हाँ जिस घंटे में मैक्सिमम, मतलब होली के दिन में जिस घंटे में मैक्सिमम होगी, मतलब वो मैक्सिमम पर आवर आ गई। हाँ किसी भी घंटे में इससे मैक्सिमम नहीं होगी। अब ये देखो, इसको और कैलकुलेट करें, लिख लिया इतना। अब वैल्यू किसकी आ गई मेरी, मैक्सिमम आवरली डिमांड ऑफ मैक्सिमम डे, ये किसके इक्वल आई अपनी 1.5 टाइम्स। अब इसको मैं और क्या लिख सकता हूँ, अब ये वही दिन होगा ना जब मैक्सिमम रही होगी। मैक्सिमम डेली डिमांड को अगर 24 से भाग कर दो तो यही आ जाएगा। जो मैक्सिमम डेली डिमांड है, ये मैक्सिमम डेली डिमांड, मैक्सिमम डेली डिमांड डिवाइड बाय में 24 लिख दिया, ठीक है। इसके बाद और कन्फाइन करते हैं, पहली क्वेश्चन बताओ क्या है, मैक्सिमम डेली डिमांड किसके इक्वल थी, मैक्सिमम डेली डिमांड 1.8 टाइम्स ऑफ 1.8 टाइम्स ऑफ एनुअल एवरेज डेली डिमांड डिवाइड बाय में 24 कर दिया। इसको सोल्व करना 1.5 इंटू 1.8 गुना करके देखो, टू 2.7, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 2.7। अच्छा इसको क्या लिख सकते हो, एनुअल एवरेज डेली डिमांड, मतलब ये आपकी एवरेज आ गई पूरे साल की, ठीक है। उसको 24 से भाग कर दिया आपने, तो क्या आ जाएगा ये क्या आ जाएगा, घंटे की आ जाएगी, मतलब एवरेज आवरली डिमांड आ जाएगी। तो एवरेज ही आ जाएगी, एवरेज आवरली डिमांड आ जाएगी। सो एवरेज आवरली डिमांड आ जाएगी। तो ये रिलेशन आ गया मैक्सिमम आवरली डिमांड का। ठीक है, इसको आप एनुअल भी लिख लो, मतलब जहां पे एवरेज है ना वो एनुअल ही है। अब बात दिमाग में रखना है, कहीं भी एवरेज यूज हो रहा है ना वो एनुअल है, जहाँ मैक्सिमम यूज हो रहा है वो मैक्सिमम डे के लिए है, बात खत्म। जहाँ मैं मैक्सिमम आवरली डिमांड बोलूंगा वो मैक्सिमम दिन के लिए ही है वो, जहाँ पे एवरेज बोलूंगा मतलब वो एनुअल है, वो एनुअल एवरेज आवरली डिमांड है वो। तो 2.7 टाइम्स ऑफ एनुअल एवरेज डिमांड होती है। तो ये सारे रिलेशन आपको ध्यान रखने हैं। अब यहाँ पे ये 2.7 क्या है, ये फ्लक्चुएशन है। देखो मैक्सिमम आवरली डिमांड टू दी एवरेज आवरली डिमांड, उसको क्या बोल देंगे, फ्लक्चुएशन बोलते हैं। तो आपको वही बताया था मैक्सिमम टू दी एवरेज। देखो इधर ये मैक्सिमम, ये क्या है एवरेज, दोनों का रेशियो
फ्लक्चुएशन, इसको फ्लक्चुएशन बोल देते हैं। समझ की बात। नेक्स्ट आगे समझे, नीचे नोट डाल के पॉइंट लिख लो। नीचे नोट डाल के पॉइंट लिख लो। क्या हो गया, नोट डालो। परसेंटेज रेशियो ऑफ maximum demand to the average demand, maximum demand to the average demand, percentage ratio of maximum demand to the average demand for different, percentage ratio of maximum demand to the average demand for different duration, for different duration can be computed, ये क्वेश्चन आता है, can be computed by Goodrich equation, can be computed by Goodrich equation। अब Goodrich equation क्या होती है, ये परसेंटेज रेशियो है, P किस किस का रेशियो होता है, ये दिस इज इक्वल टू मैक्सिमम डिमांड टू दी एवरेज डिमांड। ये अगर परसेंटेज है तो उसको किससे गुना करना पड़ेगा, 100 से, इक्वल टू गुडरिच इक्वेशन क्या कहती है, 180 इंटू टी रेज टू पावर माइनस का 0.1। मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन है ये। हो गया। अच्छा, यहाँ पे P किसको किसको शो करता है, P इज इक्वल टू परसेंटेज, T इक्वल टू ड्यूरेशन जो होगा डेज में। अगर डेज में है, अगर टाइम आपको आवरली दे दिया, क्या ये वैलिड होगा इक्वेशन, ये वैलिड ही नहीं होगी। तो ये वैलिड किसके लिए है, फॉर दी T इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 डे, एक दिन से ज़्यादा के लिए वैलिड है इक्वेशन। नेक्स्ट माइनस 0.1 बाहर लिख लो, माइनस क्या रह गया और। चलो फ्लक्चुएशन देख लेते हैं अब डायरेक्ट जो क्वेश्चन पूछता है वो लिखवा रहा हूँ, डायरेक्ट पुट करते जाना, वैल्यू निकालते जाना। सबसे पहले हो गया, लिख लिया। सबसे पहले है आवरली डिमांड। आवरली के बाद क्या आता है, डेली डिमांड। आवरली का डेली है क्या, डेली, फिर वीकली, डेली, उसके बाद वीकली, उसके बाद मंथली, उसके बाद एनुअली या ईयरली। ठीक है, वैल्यू पुट करते जाओ। अच्छा, आवरली है, आवरली के लिए, आवरली की तो वैलिड नहीं होती, तो फ्लक्चुएशन गिवन है अपने को, क्या गिवन है 2.7। डेली के लिए बताओ, डेली के मतलब एक दिन। टी के वैल्यू 1 पुट करो इक्वेशन के अंदर, टी के लिए 1 पुट करो, परसेंटेज निकालो। इक्वेशन क्या है, 180 इंटू में टी की पावर माइनस में 0.1 इक्वल टू परसेंटेज आ जाएगी, परसेंटेज आ जाएगी, वो इंटू में डिवाइड बाय 100 करना पड़ेगा, तब आ जाएगी, क्योंकि मैक्सिमम डिमांड टू दी वो आएगी ना, रेशियो आएगी वो। तो इसको वैल्यू बताओ कितनी आ रही है, डिवाइड बाय 100 कर देना, कितनी परसेंटेज आ जाएगी। टी की वैल्यू 1 पुट कर दो, डेली है ना, 1 की पावर माइनस 0.1 कितनी होती है, कितनी आ रही है। अरे 1 की पावर माइनस 0.1 1 ही होता होगा, कम कैसे आ रहा है, 1 ही होता है वो। ठीक, 1 की पावर माइनस 0.1 1 ही होगा। ठीक है, तो 180 डिवाइड बाई 10 कितना आ जाएगा, 1.8 आ जाएगी। अब वीकली के निकालो, वीकली मतलब कितने दिन होते हैं, 7 दिन। अब 7 पुट कर दो, ठीक है जगह 7 पुट कर दो। 1.48, ये ऐसे याद करनी है। अब आप रट्टा मारे, इससे चाहिए इक्वेशन याद कर लो। अच्छा, उसका मंथली बताओ, मंथली में कितने दिन होते हैं, 30 पुट कर लो, वैल्यू कितनी आ रही है, कितनी आ गई
1.28। अच्छा ईयरली के लिए बताओ कितने दिन होते हैं? मतलब 1 ही हो गया ये वाला, बस ये सारी वाली बात डायरेक्ट पूछ लेता है ये। तो आप डायरेक्ट याद करें भूल जाते हैं। इक्वेशन याद करो 180 × 10⁻⁻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 ⁻
जी फ्लक्चुएशन, दिस इज द फ्लक्चुएशन। लो अब यहाँ से क्या समझ आ रहा है आपको? जैसे सैंपल साइज बढ़ता जाएगा वैल्यू क्या आती जा रही है, डेविएशन कितनी होती जा रही है, कम होती जा रही है। तो ये सवाल आंसर है। तो बिगर इज द फ्लक्चुएशन, क्या बोलते हैं, बिगर इज द सैंपल साइज, स्मॉलर इज द फ्लक्चुएशन आ जाएगी। ठीक है, नीचे नोट डाल के पॉइंट लिख लो। करेक्ट, नोट लिख लो, नीचे नोट लिखिए। नोट में दूसरा नोट डाल लो, एक डाला था क्या, दूसरा डाल लो उसमें। देखिए बिगर इज दी सैंपल साइज, बिगर इज द सैंपल साइज, स्मॉलर इज द डेविएशन या फ्लक्चुएशन, स्मॉलर इज द फ्लक्चुएशन या डेविएशन लिख सकते हो, फ्लक्चुएशन लिख सकते हो, कुछ मर्जी लिख लो इसको। और क्या लिख सकते हो, हैंस, हैंस विद इंक्रीजिंग टाइम। और जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है तो क्या हो रहा है, फ्लक्चुएशन क्या होती जा रही है, तब भी क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग टाइम, फ्लक्चुएशन क्या हो रही है, डिक्रीजिंग। तो डिक्रीजिंग, फ्लक्चुएशन इज डिक्रीजिंग, फ्लक्चुएशन इज डिक्रीजिंग, लिख लो इसको। नेक्स्ट, ठीक है। अच्छा अब आपको मैंने फ्लक्चुएशन बताई है किसकी, आवरली डिमांड की, कितनी बताई है, 2.7। अच्छा पिछली बार अभी मैंने फॉर्मूला लिखवाया था जब, मैक्सिमम आरली डिमांड टू दी मैक्सिमम डेली डिमांड कितना है, किसके इक्वल था, 1.5 लिखवाया था वहाँ पे। वो 1.5 वेरिएशन फैक्टर है, तो दोनों में फ़र्क है। 2.7 जो है फ्लक्चुएशन है, 1.5 है वो वेरिएशन फैक्टर है, वेरिंग है, कितने रेट से वेरी करती है। ठीक है, वो ऑब्जर्वेशनल डाटा है ना वो, ये फ्लक्चुएशन हमने इससे निकाला है फॉर्मूले से। ठीक है, तो लिखो इसमें सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट लिखिए इसमें, फ्लक्चुएशन इज, फ्लक्चुएशन फॉर आवरली डिमांड, आवरली डिमांड इज 2.7 and hourly variation factor, hourly variation factor is 1.5, ये लिख लो इसमें। नेक्स्ट, नेक्स्ट लिखो फ्लक्चुएशन, नेक्स्ट लिखो फ्लक्चुएशन ऑफ fluctuation of hourly demand is also termed as, fluctuation of hourly demand is also termed as peak factor। सबसे मैक्सिमम है ना इसका, तो peak factor लिख लो, ये लिख लीजिए। ठीक है, एंड लिख लो, एंड विच इज ऑल्सो डिपेंड, विच ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन पॉपुलेशन, ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन पॉपुलेशन, ये पॉपुलेशन पर भी डिपेंड करता है। अब पॉपुलेशन के लिए एक चार्ट है, वो भी लिख लो साथ में। नेक्स्ट लिख लिया, नेक्स्ट लिखो पॉपुलेशन, पॉपुलेशन के लिए। अब पॉपुलेशन पे कैसे डिपेंड करता है, और पीक फैक्टर, पॉपुलेशन एंड पीक फैक्टर, पॉपुलेशन एंड पीक फैक्टर। पॉपुलेशन अगर 50,000 से कम है, पॉपुलेशन अगर 50,000 से कम है, या 50,000 से 2 लाख है, या ग्रेटर देन 2 लाख है,
तो इसके लिए पीक फैक्टर की वैल्यू है कितनी, 3, 2.5 और 2, ये लिख लो तीनों वैल्यू। अब इस पर क्या पता लग रहा है आपको, जब पॉपुलेशन आपकी बढ़ती जा रही है तो पीक फैक्टर क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। वहाँ पे भी क्या था, वहाँ पे क्या हो रहा था, टाइम बढ़ता जा रहा था, वहाँ पे पॉपुलेशन कांस्टेंट थी, वहाँ पे टाइम बढ़ रहा था, पॉपुलेशन कांस्टेंट थी, यहाँ पे टाइम मैंने कांस्टेंट रख दिया, पॉपुलेशन बढ़ा दी, तो अल्टीमेटली पीक फैक्टर क्या होगा, हमेशा घटेगा। चलो लिख लो इसको भी, और क्या लिखवाएं इसमें। चलो कितना हो गया टाइम देखना, नीचे नोट डाल लो, नोट ही है क्या, नेक्स्ट नोट डाल लो। कितने नोट हो गए, चलो नेक्स्ट नोट लिखो। कितने, 5वां है कि चौथा नोट है, अच्छा नोट में ही है क्या ये, दूसरा, इसको तीसरा कर लो, वो दूसरा था, तीसरा, चौथा, ये 5वां, ये 6ठा डाल लो। अब ठीक है, लिखो इसको, इसके अंदर लिखो ऑन द बेसिस ऑफ फ्लक्चुएशन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से, ऑन द बेसिस ऑफ फ्लक्चुएशन designing must be done on the basis of maximum hourly demand और maximum को ये कोइंसिडेंस ड्राफ्ट आएगा, इन दोनों में जो मैक्सिमम वैल्यू होती है इसके लिए। अब ये क्या होता है, ये भी आगे डिस्कस करते हैं, मैक्सिमम आवरली डिमांड और कोइंसिडेंस ड्राफ्ट। ठीक है, अब कोइंसिडेंस ड्राफ्ट क्या होता है, नेक्स्ट नोट में लिख लो 7th में, मैक्सिमम आवरली डिमांड और कोइंसिडेंस ड्राफ्ट। अब लिख रहा हूँ कोइंसिडेंस ड्राफ्ट, नेक्स्ट नोट में लिख लो कोइंसिडेंस ड्राफ्ट इज द एग्रीगेट ऑफ मैक्सिमम डेली डिमांड प्लस फायर डिमांड, इसके इक्वल होता है ये, इज द एग्रीगेट ऑफ मैक्सिमम डेली डिमांड एंड फायर डिमांड। तो रो वाटर स्कीम किसके लिए डिज़ाइन होती है, अल्टीमेटली आज आपको पता लग गया भी किसके लिए डिज़ाइन करते हैं। अब मैक्सिमम आवरली डिमांड निकालेंगे और कोइंसिडेंस ड्राफ्ट निकालेंगे, इन दोनों में जिसकी मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी वो वैल्यू हो जाएगी। तो अगर अल्टीमेटली लास्ट में क्या लिख सकता हूँ मैं, तो रो वाटर स्कीम लिखना है क्या अभी, लिख लो नीचे कर दूँ, चलो नीचे लिख लो भाई। तो रो वाटर स्कीम किसके लिए डिज़ाइन होगी, सो मैक्सिमम आवरली डिमांड, यहाँ पे क्या आ जाएगा, मैक्सिमम डेली डिमांड प्लस फायर डिमांड, इसके लिए डिज़ाइन होती है, इन दोनों में जो मैक्सिमम वैल्यू हो, ये रो वाटर स्कीम डिज़ाइन करते हैं इसके लिए। तो फायर डिमांड बता ही रखी है आपको, तो ये सारी कहानी होगी। तो हाँ जी, जी ऊपर जो भी मैक्सिमम हो उसके लिए डिज़ाइन कर देते हैं। सवाल आया है क्या इस पे आता है हमेशा, हैं एमडी मैक्सिमम डेली डिमांड है, मैक्सिमम डेली डिमांड, मैक्सिमम आवरली है। ठीक है, चलो डिज़ाइन करना शुरू करते हैं। हाँ, अब एक सवाल आता है, वो तो आता ही आता है, हर पेपर में मिल जाएगा आपको आगे। अब डिज़ाइन लाइफ देख लेते हैं सबकी, कितनी कितनी होती है डिज़ाइन लाइफ कहाँ से शुरू करें, सबके लिए करनी है। सबसे पहले क्या लिखवाया था, सोर्स के बाद पाइप 1, उसके बाद क्या लिखवाया था, सोर्स के बाद पाइप 1, उसके पंप या कैनाल, जो भी लिख सकते हो, या कैनाल लिख सकते हो,
उसके बाद पाइप 1 ही जाएगा, WTP लिख दूँ, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। उसके बाद पाइप 1, उसके बाद सर्विस रिजर्वियर, उसके बाद फिर पाइप 2, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूशन। ये सारी कहानी बताई थी। अब इसकी सबकी डिज़ाइन लाइफ बतानी है। सबसे पहले सोर्स मतलब रिवर, कैनाल, क्या बोल सकते हैं उसको, ग्राउंड वाटर, वो सारा हो सकता है। मतलब सबसे पहले अपने को ये पता होना चाहिए इसकी लाइफ कितनी है। इसकी होती है 50 साल, मतलब 50 साल लेके चलते हैं भाई, आने वाले 50 साल तक ये जिंदा रहेगा सोर्स। भाई ये डिसाइड करते हैं वाटर स्कीम डिज़ाइन करने से पहले। भाई अपने को डिमांड पता लग गई सारी। अब ये देखेंगे भाई जिससे पानी लेना है आपको, क्या वो 50 साल तक अगले पानी आएगा? वो आएगा तो 50 साल वो ये लेंगे। उसके बाद पाइप की लाइफ लेते हैं 30 साल, क्योंकि ये 30 साल तक। अब ये डिपेंड किस पे करता है ये लाइफ? ये डिपेंड करेगी भाई इसमें टेक्नोलॉजी कितनी एडवांसमेंट हो रही है। तो पाइप में क्या एडवांसमेंट होगी? पाइप तो पाइप ही है, तो इसकी 30 साल लेके चलते हैं। नेक्स्ट पंप की बताओ। पंप की 15 साल लेके चलते हैं। पंप की 15 साल, क्योंकि ये हमारे को पता है अभी एडवांसमेंट डे बाय डे आती जा रही है, तो उसको चेंज करते रहते हैं। तो पंप की इधर लेके चलेंगे। पाइप की फिर अगेन कितने लेके चलेंगे? 30 साल। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट फिर से 15 साल। पाइप की दिस इज 30 साल। सर्विस रिजर्वियर अगेन 15 साल, क्योंकि एक टैंक है ये, ठीक है, उसको 15 साल लेके जाएंगे। इसकी फिर से 30 साल। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इसकी भी 30 साल। ये ले लो। ये सारे सवाल हैं, पढ़े भी होंगे राहुल, जेई में तो भरमार आता है इनका। ये सारी कहानी होगी। अच्छा, अब इसको डिज़ाइन किसके लिए करते हैं? अब डिज़ाइन करते हैं सोर्स को किस बेस पे डिज़ाइन करते हैं? मैक्सिमम डेली डिमांड, ठीक है। उसके बाद पाइप को किस बेस पे डिज़ाइन करते हैं? यहीं लिख दूँ क्या? मैक्सिमम डेली डिमांड। पंप को मैक्सिमम डेली डिमांड। पाइप को अगेन मैक्सिमम डेली डिमांड। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को मैक्सिमम डेली डिमांड। पाइप को फिर मैक्सिमम डेली डिमांड। सर्विस रिजर्वियर ये वॉल्यूम पे बेस होता है। इसके बाद ये होता है आपका उस पे क्या बोलते हैं, दोनों में जो मैक्सिमम हो, क्यू मैक्सिमम आवरली और क्यू को इंसिडेंस ड्राफ्ट, दोनों में मैक्सिमम। सेम इसके लिए क्यू मैक्सिमम आवरली, क्यू को इंसिडेंस ड्राफ्ट, दोनों में मैक्सिमम। ये सारी कहानी है। ये सारे सवाल है, ये जो मर्जी पूछ ले, एक दे देगा आपको। आपने ऐसी पिक्चर बना के करनी है सेम टू सेम। ये सारी कहानी है। देखो कैसे यहाँ से शुरू किया, किसके लिए? मैक्सिमम डेली डिमांड। मैक्सिमम डेली डिमांड कितनी है, उस बेस पे सोर्स को डिज़ाइन करेंगे। पाइप को हमेशा 30 साल के लिए होता है मैक्सिमम डेली डिमांड के लिए। पंप भी मैक्सिमम डेली डिमांड के बेस पे। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट मैक्सिमम डेली डिमांड। पाइप मैक्सिमम डेली डिमांड। पाइप मैक्सिमम। जैसे ही सर्विस रिजर्वियर आया उसका क्या हो गया? चेंज आ गया। अब डिमांड बढ़ गई। अब इसकी वैल्यू, अच्छा इसकी वैल्यू बताओ। ये बताओ मैक्सिमम डेली डिमांड की वैल्यू ज़्यादा या इसकी वैल्यू ज़्यादा? किसकी वैल्यू ज़्यादा रहेगी? हैं, देख लो पीछे, पता लग जाएगा। मैक्सिमम आवरली की ज़्यादा, आवरली की ज़्यादा होती है हमेशा। अच्छा, कोइंसिडेंस ड्राफ्ट में आओ। कोइंसिडेंस ड्राफ्ट क्या होता है? मैक्सिमम डेली डिमांड प्लस में तो कुछ ना कुछ ऐड ही हो रहा है इसके अंदर, अल्टीमेटली फिर ज़्यादा। तो अल्टीमेटली आपको कुछ ऑब्जर्व हो रहा होगा भाई, अभी तक तो मैक्सिमम डेली डिमांड के लिए डिज़ाइन कर रहे थे, एकदम से इसके लिए डिज़ाइन करने लगे। ये सर्विस रिजर्वियर की वजह से आपकी कॉस्टिंग बचा दी सर्विस रिजर्वियर ने। अब कैसे करी इसका अलग से डिज़ाइन रिजर्वियर का? तो सर्विस रिजर्वियर होने की वजह से बीच में ये हमें मैक्सिमम डेली डिमांड। अब देखो कॉस्टिंग देखो कितनी बच गई। अगर मैं इसके लिए करता हूँ तो कॉस्टिंग बहुत कई गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। मैक्सिमम आवरली की बहुत बड़ी वैल्यू है, कोइंसिडेंस ड्राफ्ट की बहुत ज़्यादा वैल्यू बड़ी है। अगर इसके लिए डिज़ाइन कर दिया तो हर एक किसी को, तो कॉस्टिंग कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी। वो कॉस्टिंग बचाने के लिए सर्विस रिजर्वियर है, तभी मैंने बीच में लगा रखा है। इसलिए ये सारी कहानी है। समझ गई बात? ये सारी कहानी समझ गए? ठीक है, ये सारी कहानी होती है। अच्छा, अब यहाँ पे एक और चीज़ है, एक और चीज़ समझा ही देता हूँ। लास्ट में मैंने जो डिज़ाइन करा किसके लिए किया मैंने? मैक्सिमम आवरली या
कोइंसिडेंस ड्राफ्ट, दोनों में मैक्सिमम। अल्टीमेटली ये किसके इक्वल है, मैक्सिमम आवरली, ये किसके इक्वल है, मैक्सिमम डेली प्लस में फायर डिमांड। अब ये देखो ना, अब जब मैक्सिमम आवरली के लिए डिज़ाइन किया आपने, यहाँ पे आपने, अब क्या ऐसा चांस है जिस दिन होली हो उस दिन फायर ब्रेकआउट हुई जिस घंटे में मैक्सिमम हो रही है, ये प्रोबेबिलिटी बहुत कम लेके चलते हैं। मान लिया अभी 12 बजे का टाइम है होली का, उस टाइम मैक्सिमम आवरली डिमांड है, उस घंटे में मैक्सिमम है, ये बहुत कम चांस है भी उसी टाइम फायर ब्रेकआउट कर गई। तो मैक्सिमम आवरली के लिए कर सकते हैं, उसमें कंसीडर नहीं करते फायर ब्रेकआउट को। अगर मैक्सिमम डेली के लिए किया है, होली का दिन है, जितनी भी डिमांड है भाई उस दिन जब मर्जी फायर ब्रेकआउट कर जाए कोई दिक्कत नहीं है, तो इतनी डिमांड लेके चलते हैं। तो इसमें अगर फेल कर जाए, अगर एक चांस में फेल हो सकता है, एक चांस में फेल हो सकता है, जिस घंटे के लिए आपने डिज़ाइन किया उसी घंटे में फायर ब्रेकआउट कर गई, तो आपकी रो वाटर स्कीम क्या कर जाएगी, फेल कर जाएगी। बात समझ आएगी। तो मैक्सिमम डेली और फायर डिमांड इसके तभी इसमें लेके चलते हैं। तो इसको कभी बोलते हैं कोइंसिडेंस ड्राफ्ट, कोइंसिडेंस है, ये कोइंसिडेंस होता है। हाँ, ये सभी बात, ये सारी कहानी होती है इसके पीछे, ये सारी बता दें। चलो नेक्स्ट, अब क्या करवाएं, क्वेश्चन करवा दें। चलो क्वेश्चन लिखो, क्या हो गया, क्वेश्चन लिखिए। और कुछ रह तो नहीं गया, 1 मिनट देख लें। अच्छा एक और चीज़ यार, एक और सवाल आता है इसमें, ये बता दूं, वो रह गया थोड़ा सा। पंप जो है ना, पंप की 15 साल ली है मैंने, इसको स्टार लगा लेना इसको। इसकी जो मैक्सिमम डेली डिमांड है ज़्यादा होती है इसकी 15 साल से, इसकी वैल्यू। अब कैसे बताऊं, इसका एग्जांपल बताता हूं आपको। मान लो पंप है, अब ये बताओ हमारी डिज़ाइन लाइफ कितनी है, 15 साल है। अच्छा, हमने डेली का पानी जो पंप करना है वो 500 लीटर पर डे करना है। पंप का काम है भाई, हमने एक पंप ले लिया, पंप वैल्यू ले ली, और उसकी डिज़ाइन जो अपने 500 लीटर पर डे के हिसाब से वो पानी निकालता है सोर्स में से। तो आपको अगर पर डे निकाल रहा है, मतलब 24 घंटे लगातार चलाना पड़ेगा आपको, तभी 500 लीटर पर डे निकालेगा। अब यहाँ पे जो पंप की ऑपरेशन कॉस्ट, 2 कॉस्ट होती हैं इसमें, एक तो पंप की इनिशियल कॉस्ट जिसमें आपको ख़रीदा, दूसरी कॉस्ट होती है पंप का ऑपरेशनल कॉस्ट। ऑपरेशन कॉस्ट पे क्या होता है, एक तो पंप आपने उसकी ऐसी मोटर ली जो 500 लीटर पर डे के हिसाब से निकाल रही है। अब मैंने इसको ऐसे कहा, मैंने कहा इसकी ऐसा करो, एफिशिएंसी डबल कर दो। डबल मतलब जो जितनी पावर का वो आपने पंप लिया हुआ है, जो 24 घंटे में 500 लीटर पर डे निकाल रहा है पानी, उसको डबल कर दो। डबल कर दें तो कितना पानी निकालने लग जाएगा, वो 1000 लीटर पर डे निकालने लग जाएगा। इसका मतलब आपको 24 घंटे में से कितने घंटे चलाना पड़ेगा, वो 12 घंटे। तो उससे एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, उसकी बढ़ जाएगी। तो कभी भी मैं डिज़ाइन इसके लिए नहीं करता हूँ, मैक्सिमम डेली डिमांड के लिए, समझ रहे हो बात, उस पंप के लिए मैं हमेशा उससे ज़्यादा के लिए करता हूँ। तो वो तभी इस पर स्टार लगाया हुआ है। तो कई बार सवाल दे देगा, तो मैक्सिमम डेली डिमांड से वो ज़्यादा के लिए करते हैं कि कम के लिए करते हैं। तो मैक्सिमम डेली डिमांड मतलब उसकी 1000 है, तो डिज़ाइन तो किया आपने 500 के लिए, डिज़ाइन करना है 500 के लिए, तो तब लेके क्या चलते हैं वैल्यू, वो 1000 वाली वैल्यू लेके चलते हैं। तो मैक्सिमम डेली डिमांड से हमेशा ज़्यादा रहती है, तो भी स्टार लगा के रखा। ठीक है, आगे जाके इस पर स्टार है, बस ऐसे लिख लो, इसको स्टार है। समझ गए, एग्जाम्पल बता दिया अभी किस लिए ज़्यादा लेके चलते हैं ये बात। चलो इसको लिखवाने की जरूरत तो है नहीं। क्या, हाँ वो गुना कर देते हैं। हाँ अरे वो जो कॉस्ट भी तो बढ़ जाएगी, फिर इंजीनियर क्या फ़ायदा, एक ही लगा दो ना हैवी वाला। 15 साल के अंदर कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा बच जाती है अगर आप हैवी मोटर लगाते हैं। ये ऑब्जर्वेशन है भाई, आपने एक छोटा मोटर लगाई हुई है जिसकी अगर उसकी जगह अगर आप डबल लगा दोगे, वो आपके कॉस्ट पैसे बचा के दे देगी आपको। तो अल्टीमेटली अपने को ज़्यादा के लिए करना पड़ता है डिज़ाइन। समझ गई बात। चलो क्वेश्चन लिखो, उसे समझ आ जाएगा सारा। लिखिए क्वेश्चन। अ सिटी विद पॉपुलेशन, अ सिटी विद पॉपुलेशन 1.5 लाख। मज़े आ रहे हैं पढ़ने में, सारा मतलब देखा हुआ लग रहा है ना सारा कुछ। 1.5 लाख इज टू बी प्रोवाइडेड विद 1.5 lakh is to be provided with water supply scheme
वाटर सप्लाई स्कीम having per capita demand of 200 लीटर पर डे, 200 लीटर पर डे. Import the type of demand in it. Second है design capacity of different component of the scheme. Different component of this scheme. करिए क्वेश्चन क्या क्या रखा देखिए. सारी डिमांड निकालनी है, मतलब एनुअल एवरेज डेली डिमांड, मैक्सिमम डेली डिमांड, मैक्सिमम आवरली डिमांड सारी निकाल दो. करिए, सारे फॉर्मूले बता रखे हैं. तो चला दो, थोड़ा हुमस कम हो जाएगी. एक चलाना, ये चला दो. नीचे चलो. करो हो गया. समझ आ गया क्या क्या दे रखा है. अब वो क्या दे रखा है. अ सिटी विद पॉपुलेशन, एक सिटी है जिसकी पॉपुलेशन 1.5 लाख है, उसमें वाटर स्कीम, उसमें पर कैपिटा डिमांड. अब देखो, अब इसमें जब भी कुछ नहीं दे रखा मतलब एवरेज है तो एनुअल है, मतलब एनुअल एवरेज पर कैपिटा डिमांड दे रखी कितनी, 200 लीटर पर. देखो पर कैपिटा लिखा हुआ ना, पर कैपिटा इतना ही देगा वहाँ पे. वो एवरेज आपने देखना है, एनुअल आपने देखना है. एनुअल एवरेज पर कैपिटा डिमांड दे रखी है कितनी, 200 लीटर पर डे. 200 लीटर पर डे दे रखी है. अच्छा, एक दिन की दे रखी है आपको, पर कैपिटा की दे रखी है, उसको 1.5 लाख पॉपुलेशन से गुना कर दो, क्या किसका क्या आ जाएगा, टोटल डिमांड आ जाएगी. वो टोटल डिमांड आ जाएगी यहाँ से, टोटल डिमांड पर डे आ जाएगी. समझ गए बात. तो नेक्स्ट आगे, नेक्स्ट डिमांड कौन सी निकालोगे, मैक्सिमम डेली डिमांड निकालोगे. मैक्सिमम डेली डिमांड किसकी होती है, 1.8 टाइम्स ऑफ एनुअल एवरेज डेली डिमांड. जो भी एवरेज डिमांड है उसको गुना कर दोगे, जो टोटल डिमांड है वो पर डे की थी, उसको गुना कर दिया ना, एनुअल आ गई. वो एनुअल आ गई, उसको गुना कर देंगे, मैक्सिमम डेली डिमांड आ जाएगी. उसके बाद निकालोगे मैक्सिमम आवरली डिमांड. मैक्सिमम आवरली डिमांड किसकी है, 2 तरीके हैं इसके, या तो 2.7 टाइम्स ऑफ एवरेज आवरली डिमांड कर देंगे, एवरेज आवरली डिमांड जो भी आई है अपनी, या दूसरी उसी तरीके से करो जो आपको वो दिखाइए, 1.5 टाइम्स ऑफ 1.8 टाइम्स ऑफ एनुअल एवरेज डिमांड डिवाइड बाई 24. वो सारी कहानी करो स्टार्ट करिए. सबसे पहले टोटल पॉपुलेशन दे रखी है, सो एनुअल एवरेज एनुअल एवरेज पर कैपिटा डिमांड कितनी है, पर कैपिटा डिमांड 200 लीटर पर कैपिटा. एलपीसीडी लिख दूँ सीधा, एलपीसीडी 200 एलपीसीडी. उसको टोटल निकाल लो. अब टोटल डिमांड निकाली है, सो एनुअल एवरेज डेली डिमांड किसके इक्वल आ जाएगी, टोटल पॉपुलेशन से गुना कर दो. पॉपुलेशन कितनी है, 1.5 लाख. 1.5 इंटू 10⁵. अभी वैल्यू बहुत बड़ी आ जाएगी तो एमएलडी में कन्वर्ट कर लेंगे. एमएलडी में कैसे करते हैं, 10 की पावर -6 से गुना कर दो, 10 की पावर -6. वैल्यू निकालो कितनी आ रही है, 30 एमएलडी. 30 एमएलडी आ गई. सो वैल्यू कितनी आ गई, दिस इज 30 एमएलडी आ गई. एवरेज डेली डिमांड आ गई है. नेक्स्ट निकालो मैक्सिमम डेली डिमांड. अब
निकालो मैक्सिमम डेली डिमांड किसके इक्वल होता है? 1.8 इंटू में एवरेज डेली डिमांड, एनुअल एवरेज डेली डिमांड। वैल्यू बताओ किसके इक्वल आ जाएगी? 1.8 गुना में 30 किसके इक्वल आ गया? 54 mLD आ गई है। नेक्स्ट फॉर्मूला मैक्सिमम आवरली डिमांड, टू 2.7 इंटू में एनुअल एवरेज आवरली डिमांड। एनुअल आवरली डिमांड कितनी है? एनुअल एवरेज आवरली डिमांड कितनी है? 24 से भाग करना पड़ेगा किसको? डेली डिमांड कितनी है? 30 डिवाइड बाय में 24 कर देंगे। सो वैल्यू पुट कर दो। सो नेक्स्ट था अपना मैक्सिमम आवरली डिमांड। अब ये मैक्सिमम डे के लिए चल रही है, समझ रहे हो ना, उसी दिन के लिए है। मैक्सिमम आवरली डिमांड, सो 2.7 गुना में जो एवरेज आवरली डिमांड है, एवरेज डेली डिमांड है, सॉरी एवरेज डेली डिमांड डिवाइड बाय में 24 आ जाएगा। अच्छा अब ये बताओ किस में वैल्यू आ गई है? 2.7 इंटू में 30 भाग में 24। अब ये वैल्यू किस में आ गई? अच्छा एवरेज डेली डिमांड किस में थी? मिलियन लीटर्स पर डे। अब मिलियन लीटर्स पर डे डिवाइड बाय आवर से कर दिया तो क्या आ गया? ये मिलियन लीटर्स आवरली आ गया ये। अब आवरली आ गया, अब आपको निकालने डेली में है, MLD में निकालें, उसको 24 से फिर गुना करना पड़ेगा। इसमें यही गलती होती है, सारे सवाल में यही गलती होती है और कोई होती नहीं है। बात समझो, ये जो एवरेज डेली डिमांड है मिलियन लीटर्स पर डे है, उसको आवर से भाग कर दिया, मिलियन लीटर्स पर आवर आ गया। उस आवर को दोबारा से 24 से गुना कर देंगे, किस में कन्वर्ट हो जाएगा? मिलियन लीटर्स पर डे में दोबारा कन्वर्ट हो जाएगा, पर डे में कन्वर्ट हो जाएगा, तो दोबारा से 24 से कन्वर्ट कर दो। तो वैल्यू किसकी आ जाएगी? ये वैल्यू निकालो कितनी आ रही है। 24 कट जाएगा, 2.7 को 30 से गुना कर दो। अरे वो भी कर सकते हो, एक ही बात है, वो कर लो, वो तो एक ही बात है अल्टीमेटली। दोनों फॉर्मूले बता दिए मैंने तो। 81 आ जाएगा, MLD आ जाएगी 81। MLD आ गया, आवरली तो खत्म हो गया ना, जो 24 से गुना कर दिया तो डे में कन्वर्ट कर दिया उसको। ठीक है। अरे दोबारा बता दूं, दूसरे तरीके से बताऊं, दूसरे से आ जाओ, ये सारी कहानी होगी। दूसरा तरीका क्या था? दूसरा तरीका बताओ मैक्सिमम आवरली डिमांड का। ये तो लास्ट वाला बता दिया मैंने, स्टार्टिंग से आ जाओ। सो वही दोबारा से 1.5 टाइम्स ऑफ 1.8 टाइम्स ऑफ एवरेज आवरली डिमांड। कौन क्या है? एवरेज आवरली नहीं, मैक्सिमम डेली डिमांड। मैक्सिमम डेली डिमांड वहां से गुना करके देख लो, आंसर सेम आएगा। कर लो वैल्यू। अरे 1.5 इंटू 54 कर दो, उसमें एक ही बात होगी। सो मैक्सिमम डेली डिमांड को 1.5 ये कैसे आएगा? अरे भाई दोनों तरीके बता दिए भाई, जहां से मर्जी कर लो, ये सारी वैल्यू होगी। नेक्स्ट कौन सी डिमांड निकालूं? कौन सी डिमांड रहेगी? नेक्स्ट डिमांड निकालो फायर डिमांड। अब फायर डिमांड किससे मर्जी निकाल लेना, जिसे दिल करे। ठीक है, अगर कुछ ना दे रखा हो तो कौन सा फॉर्मूला लगाना है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मैनुअल। अरे क्या हो गया, करके दिखाऊं? अरे 1.5 से गुना कर दो 54 को, कैसी आ जाएगा और क्या है? फायर डिमांड बताओ, फायर डिमांड का फॉर्मूला बताओ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मैनुअल वाला 100√P। पॉपुलेशन बताओ कितनी है? 1.5 लाख इंटू 10 की पावर 5। अब पर क्या करना है? थाउजेंड्स में निकालनी है, 10 की पावर -3 ये कर देंगे। वैल्यू निकालो, 1000 निकालनी है ना। वैल्यू बताओ कितनी आ रही है? पॉपुलेशन इन थाउजेंड्स, याद है क्या? अच्छा फायर डिमांड किस में आती है? यहाँ पे किलो लीटर्स में आई है। ये आपको निकालनी किस में है? मिलियन लीटर्स पर डे में। किलो लीटर को लीटर में करोगे, उसको फिर मिलियन लीटर पर डे में करोगे। देखो अब ये आई किस में? किलो लीटर्स में। कितनी वैल्यू आई है इसकी? 1224.74 ये वैल्यू आ गई। अब इसको कन्वर्ट करना है मेरे को, ये है किस में आया? किलो लीटर्स में। किलो लीटर को लीटर में कैसे करते हैं? 10 की पावर 3। उसको मिली लीटर में कैसे करते हैं? 10 की पावर -6 कन्वर्ट कर लो। समझ के बात? किलो लीटर लीटर को मिलियन लीटर्स पर डे, बस।
वैल्यू देख लो कितनी आ रही है, 10 की और -3 से कर देंगे, 1.224 आ जाएगी MLD, फायर डिमांड आ गई। नेक्स्ट अब क्या रह गया अपना, कोइंसिडेंस ड्राफ्ट या डिमांड। कोइंसिडेंस डिमांड, ये बताओ किसके इक्वल थी, कोइंसिडेंस ड्राफ्ट थी अपनी मैक्सिमम डेली डिमांड और मैक्सिमम आवरली, सॉरी मैक्सिमम आवरली, मैक्सिमम डेली प्लस में फायर डिमांड, दोनों में मैक्सिमम उसके लिए डिज़ाइन कर देंगे। मैक्सिमम आवरली बताओ कितनी आई थी 81, मैक्सिमम डेली बताओ 54 प्लस में फायर डिमांड बताओ 1.224, वैल्यू बताओ कितनी आ गई है 55.224। 81 और 55.224 में मैक्सिमम कौन सा है, तो डिज़ाइन किसके लिए कर देंगे हम, मैक्सिमम आवरली के लिए डिज़ाइन कर देंगे। हो गया, और कुछ रहेगा क्या, अब लाइफ बतानी है, डिज़ाइन लाइफ। इसका मतलब अब इतना हो गया सारी कहानी, चलो आगे। अब दोबारा स्टार्ट हो जाओ, कौन किसी कितनी लाइफ होगी। सबसे पहले क्या था, सोर्स, उसके बाद पाइप 1 पाइप 2 दोनों लिख दूं, इकट्ठे हो जाएंगे। सोर्स के बाद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, उसके बाद सर्विस रिजर्वेयर, यही था। अरे पंप रह गया क्या, पाइप 1 के बाद पंप लिख लो, ठीक है, ये सारी कहानी आ गई। अच्छा ये सारे किसके लिए डिजाइन होंगे, मैक्सिमम डेली डिमांड के लिए। पंप को छोड़ देना, स्टार लगा देना इस पे, पंप को छोड़ के बाकी सारे किस पे डिपेंड होंगे, मैक्सिमम डेली डिमांड के लिए। मैक्सिमम डेली डिमांड कितनी आई है, मैक्सिमम डेली डिमांड बताओ किसके लिए है, 54 MLD आई है, इसके लिए कर देंगे। अब पंप के लिए देखो, अब पंप के लिए अब पंप आपको इसके लिए वो बता देगा भाई कितने घंटे पंप चलाना है आपने। मान लो 10 घंटे चलाना है, 12 घंटे चलाना है, 12 घंटे लगा लो। तो पंप के लिए देखते हैं, सो पंप के लिए वैल्यू कितनी आ जाएगी, पंप के लिए वैल्यू लगा लो, इफ़ लिख लो इसके आगे, इफ़ पंप ऑपरेट्स। अच्छा बाकी के लिए तो कर लोगे, बाकी के लिए क्या रह गया, बाकी के लिए लिख लो यार, सर्विस रिजर्वेयर, उसके बाद आता है अपना डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, और कुछ तो नहीं रह गया। डिस्ट्रीब्यूशन और सर्विस रिजर्वेयर था क्या, वो वॉल्यूम के लिए। पाइप 2, एक पाइप 2 लिखना, अरे उसमें नहीं आएगी यार, उसके लिए नहीं आएगी, वहाँ नहीं आएगी पाइप 2। ये किसके लिए था, ये था अपना मैक्सिमम आवरली और कोइंसिडेंस ड्राफ्ट, दोनों में जो मैक्सिमम आ जाएगा उसके लिए डिजाइन कर देंगे, ठीक है। वो भी लिख दोगे, वैल्यू लिखनी है अपने मैक्सिमम आवरली की जो भी आ जाएगी। उसके बाद अब कहता है पंप ऑपरेट करता है हमारा 12 घंटे पर डे, 12 घंटे चलता है, तो पंप की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 24 भाग में 12 गुना में वैल्यू कितनी दे रखी है, कितना 54 चलता है ना, 54 MLD करना है, तो 54 से गुना करते उसको, तो कितनी आ जाएगी 108 वैल्यू आ जाएगी। सो इसकी डिमांड क्या रहती है, ज़्यादा रहती है किससे, मैक्सिमम डेली डिमांड से। तो ये सारी कहानी बता रहा था आपको। अब वो पंप को आपको बताना पड़ेगा भाई ऑपरेशन कितने घंटे कर रहा है, वो 8 घंटे कर रहा है, क्या चुका होता 24 घंटे कर रहा हो। अगर ये पंप 24 घंटे ही वर्क कर रहा होता तो इसकी कितनी होती, 54 ही होती। अगर वो 12 घंटे कर रहा है तो कितनी होगी, अगर वो 18 घंटे कर रहा है तो अलग वैल्यू 18 निकाल देंगे, 20 कर रहा है तो 20 निकाल देना, तो ऐसे वैल्यू निकाल देंगे। अब समझ गए पंप की वैल्यू क्या बता रहा था, तो इसकी वैल्यू इससे ज़्यादा रहती है। तो ये सारी कहानी होगी वाटर डिमांड की। चलो रोक दो इसको। 8 बज गई।